दोस्तों अभी तक यूएस हमारे ऊपर टैरिफ लगाता था, हमारे यहाँ से आने वाले एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ ट्रेड टैक्स लगाता था, बैरियर लगाता था। तो हम फिर भी थोड़ा सा समझ सकते हैं क्योंकि यूएसए एक ऐसा कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड नेशन है, वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट करता है। लेकिन अब ये क्या देख रहे हैं हम कि मेक्सिको जैसा देश जो यूएसए के सदर्न बॉर्डर पे है वो भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाने लग गया है। और मेक्सिको की सेनेट ने ये अनाउंस किया है कि अब इंडिया से आने वाले एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगने वाला है। लेकिन ये इंडिया के ही नहीं बल्कि और कंट्रीज, यानी जिन कंट्रीज के साथ मेक्सिको ने एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है उनके ऊपर एप्लीकेबल है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान चाइना को होगा। दोस्तों आज मैं ये बताऊंगा कि मेक्सिको ने ये टैरिफ लगाए क्यों है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर इस टैरिफ का असर पड़ सकता है, और इंडिया आज के समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर किन कंट्रीज के साथ एक्टिवली नेगोशिएट कर रहा है, ये भी हम जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये मेक्सिको के हमारे ऊपर टैरिफ लगाने के पीछे की कहानी क्या है। देखिए मेक्सिको की पहले ना लोकेशन देख लेते हैं मैप के ऊपर। ये है मेक्सिको, इसके ऊपर नदर्न बॉर्डर पे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसके ऊपर कनाडा है, जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे। अगर आप इसके नदर्न बॉर्डर को देखो, एंटायर नदर्न बॉर्डर इज विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और ये जो मेक्सिको है इसके दोनों तरफ वाटर बॉडीज हैं। एक तरफ गल्फ ऑफ मेक्सिको जिसको डोनाल्ड ट्रंप गल्फ ऑफ अमेरिका बोलते हैं, और दूसरी तरफ है पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों वाटर बॉडीज के बीच में है मेक्सिको, जिसका सदर्न बॉर्डर लगता है दो कंट्रीज के साथ, एक है ग्वाटामेला और दूसरी है बेलीज। तो ये याद रखना है आपने कि मेक्सिको के बॉर्डर्स अब किन किन कंट्रीज के साथ लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक्सिको ने ये एक अनाउंसमेंट किया, मेक्सिको की सेनेट ने एक प्रपोजल पास किया जिससे जनवरी 2026 से नॉन एफटीए कंट्रीज जो है मेक्सिको की, जिसमें चाइना इंक्लूडेड है, वियतनाम इंक्लूडेड है, साउथ कोरिया इंक्लूडेड है और इंडिया भी इंक्लूडेड है, उन कंट्रीज के ऊपर 1460 आइटम्स के आसपास 5 to 50% के बैरियर्स या ट्रेड या टैरिफ लगाने की उन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी कंट्री से सामान इंपोर्ट करते हैं, है ना, तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लेते हैं। इंडिया में उसे कस्टम्स ड्यूटी बोला जाता है, हो सकता है किसी और कंट्री में उसका नाम कुछ और हो, लेकिन अल्टीमेटली ये जो टैक्स है, ये आप कितना टैक्स लेते हो इससे डिटरमिन किया जाता है कि इंडिया में या किसी कंट्री में आने वाले प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग क्या होगी, है ना। और आप ये बैरियर्स खासतौर पे तब लगाते हो जब आपको ऐसा लगता है कि दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में आने वाले प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं। इसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट्स दे माइट सफर, और वन ऑफ द रीजंस यही भी आ गया है। लेकिन ये प्राइमरी रीजन मेरे हिसाब से नहीं, और बहुत सारे विशेषज्ञों के हिसाब से भी, क्योंकि पहला रीजन बताया जा रहा है कि चाइना पे टारगेट कर रहा है मेक्सिको, और ये टारगेट सिर्फ उसके खुद की फॉरेन पॉलिसी का नतीजा नहीं है बल्कि यूएसए के प्रेशर का भी आउटकम हो सकता है। अगर आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है मेक्सिको की तरफ वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में कि वो $80 बिलियन के ऊपर जा चुका है। भारत और मेक्सिको का ट्रेड सिर्फ $5 बिलियन का है, लेकिन चाइना और मेक्सिको का ट्रेड $80 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि टारगेट या सबसे ज्यादा नुकसान इसमें किसको होने वाला है, चाइना को होने वाला है। चाइना से आने वाले स्टील, ऑटो पार्ट्स और टेक्सटाइल्स के ऊपर अब ये टैरिफ या टैक्सेस काम करने वाले हैं। इसके अलावा यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द सेकंड फैक्टर इज द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अभी पिछले कुछ दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के बीच में जो माइग्रेशन या इमिग्रेंट्स की डिपोर्टेशन को लेकर टेंशंस बढ़ी, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉ की अनवीलिंग की सेरेमनी के अंदर क्लॉडिया शेनबॉम जो कि मेक्सिको की प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर मार्क कार्नी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड ट्रंप साहब, ये तीनों मिलते हैं। दीज थ्री लीडर्स दे आर सपोज टू हैव हैड टॉक्स, और ये टॉक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस, कनाडा और मेक्सिको का एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ करता था, नाफ्टा को ट्रंप ने प्रेसिडेंसी में आने के बाद रिवाइज करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से बदला, जिसको यूएसएमसीए नाम दे दिया, है ना। डज नॉट साउंड वेरी गुड, नाफ्टा साउंडेड बेटर, बट दे रिप्लेस्ड इट। और इस यूएसएमसीए, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, एम मेक्सिको, सीए कनाडा, इस ट्रेड एग्रीमेंट का रिव्यू होना है जुलाई 2026 में, और इस रिव्यू के अंदर मेक्सिको को बेहतर
टैरिफ्स मिल सके यूएसए की तरफ से। इसी वजह से कहा जा रहा है कि यूएसए के प्रेशर में आके भी ये डिसीजन लिया गया हो सकता है टू अपीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ अमेरिका का ट्रेड देखोगे, व्यापार देखोगे, किन्हीं दो कंट्रीज में सबसे ज्यादा ट्रेड का अगर वैल्यू है पूरे विश्व भर में वर्ल्ड वाइड, तो वो यूएस मेक्सिको ट्रेड है और दूसरे नंबर पे यूएस कनाडा ट्रेड है। ठीक है, उसके बाद यूएस चाइना और बाकी कंट्रीज आती। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिमम जो ट्रेड है वो आपस में होता है। और तभी इसी की वजह से कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम साउथ एशिया वाले या साउथ ईस्ट एशिया वाले, वी आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन द ट्रेड पोटेंशियल जितना ये नॉर्थ अमेरिका वाले कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका वाले अपने आपस में इतना वैल्यू ऑफ ट्रेड कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है किसी मतलब आपस में दो कंट्रीज के बीच में, विद इन द टू कंट्रीज। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ मेक्सिको पे भी लगे, तो ऐसा है, इट्स अ चेन, है ना। अब मेक्सिको पे टैरिफ लगे, ट्रंप इंटरनली डिस्कस कर सकते हैं मेक्सिको के साथ कि आप चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कुछ टैरिफ लगाए। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो देखी जाती है यूएसए में, जिसको लेकर रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी बहुत वोकल है, वो है फेंटेनाइल और फेंटेनाइल का इंपोर्ट। आप देखेंगे चाइना और यूएस का जो ट्रेड है और चाइना और मेक्सिको का जो ट्रेड है, ये दोनों ट्रेड के अंदर चाइना मेक्सिको के ट्रेड की वॉल्यूम हमने देखी $100 बिलियन है। लेकिन क्या यह सारा सामान अल्टीमेटली मेक्सिको के पास जा रहा है? नहीं। चाइनीज कंपनीज या चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स राउटिंग करते हैं मेक्सिको के थ्रू, मेक्सिको के थ्रू व्यापार करते हैं यूएस के साथ, क्योंकि यूएस चाइनीज गुड्स पे टैरिफ लगाता है। तो चाइनीज डायरेक्टली यूएसए को नहीं बेचते हैं सामान, पहले वो मेक्सिको बेचते हैं और फिर उसके बाद मेक्सिको से आगे। इनमें से एक प्रोडक्ट है ड्रग्स का प्रीकर्सर जिसको फेंटेनाइल बोलते हैं, और फेंटेनाइल से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है यूएसए के अंदर। और ये रिपब्लिकन्स का एक इलेक्शन इशू भी था, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि चाइना मेक्सिको के ट्रेड के ऊपर ट्रंप इज द वन हु माइट बी कॉलिंग द शॉट्स। More importantly, there are some local और regional reasons that they have given, जो हर कंट्री देती है टैरिफ लगाने की। फॉर एग्जाम्पल कि उनकी खुद की करेंसी, उनकी खुद की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। अगर हम इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो हमें $7.5 बिलियन का एक साल में फायदा होगा। अब ये फायदा तो मेक्सिको का होगा, लेकिन तो इंडिया के साथ क्या होगा ये देख लेते हैं। इंडिया मेक्सिको ट्रेड की बात करें तो इंडिया इस वक्त सरप्लस में चल रहा है, मतलब इंडिया ज्यादा प्रोडक्ट्स या वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, वेरएज मेक्सिको से कम इंपोर्ट करता है। इंडिया 2023-24 और 24-25 दोनों सालों में एक ट्रेड सरप्लस के साथ मेक्सिको के साथ चल रहा है। टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड जो है वो $8 या $9 बिलियन के आसपास है। चाइना के मुकाबले कुछ भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान होगा। मेक्सिको इंडिया की गाड़ियों की थर्ड सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है। सऊदी अरेबिया इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन जहां पे भारतीय गाड़ियां जाती, ठीक है, लेकिन थर्ड नंबर पे मेक्सिको आता है। 1944 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग $2 बिलियन के आसपास हमारे व्हीकल्स के एक्सपोर्ट को नुकसान होगा। दूसरा, हमारी मशीनरी और इंजीनियरिंग गुड्स को नुकसान होगा, केमिकल्स, एल्यूमिनियम को नुकसान होगा। तो आप देखोगे पैसेंजर व्हीकल्स को तकरीबन $1 बिलियन का जो वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट है उसको नुकसान हो सकता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड ऑटो कंपोनेंट्स एंड टेक्सटाइल एंड अपैरल, ऑलरेडी ट्रंप के बैन के बाद या ट्रंप के टैरिफ्स के बाद आर एक्सपोर्टर्स आर स्ट्रगलिंग, एंड उसके साथ साथ अब मेक्सिको भी मैदान में उतर पड़ा है। आप दोस्तों ये कहोगे कि सर हमने बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स देखे हुए हैं, जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो क्यों नहीं कुछ कहता जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे टैरिफ लगाता है? वो इसलिए क्योंकि ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़े ही चालाकी से WTO को भी एक ठप ऑर्गेनाइजेशन, बंद ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। क्यों? क्योंकि WTO के अंदर जब आप कोई इशू रेज करते हो कि किसी कंट्री ने मेरे खिलाफ टैरिफ लगाए हैं जो अनफेयर है, तो उसके बाद उसकी अपील होती है और उसके लिए एक एपेलेट बॉडी होती है विद इन द WTO। एपेलेट बॉडी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनको इलेक्ट या सेलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ऑल द WTO मेंबर्स। अब यूएस क्या कर रहा है? यूएस इस एपेलेट बॉडी के इलेक्शन करने ही नहीं दे रहा है साल 2018 से। तो इसका मतलब है कि आप जितना मर्जी शोर शराबा कर लो, WTO आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। इसलिए क्या WTO आज के टाइम पे रेलेवेंट है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब हमारी ऑटो इंडस्ट्री या हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या आयरन स्टील इंडस्ट्री सफर कर सकती है, तो आगे हम क्या करना चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो रीनेगोशिएशन ऑफ FTA या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह चीज सरकार भी समझती है। इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का
जो पुरानी कंट्रीज के साथ हमारा एफटीए था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उनका रीनेगोशिएशन हो रहा है, और जो नई जिन कंट्रीज के साथ हमने दोबारा से ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है उनकी नेगोशिएशन भी चल रही है। तो अभी अगर आप देखोगे बायलैटरल एग्रीमेंट के लिए यूएसए के साथ, पेरू के साथ, चिली के साथ डिस्कशन चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है। एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और साउथ कोरिया की एग्रीमेंट को अपग्रेड करने की बात हो रही है। इसके अलावा ईयू के साथ एफटीए, एशियान के साथ एग्जिस्टिंग एफटीए को अपग्रेड करना, और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, याद होगा जब मैंने रशिया की बात की थी तो उसके साथ भी नेगोशिएशन चल रही। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर ये एफटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इनमें फर्क क्या होता है? आज मैं आपको सिंपली ये समझा देता हूं कि यहां से यहां की जो सीढ़ी है वो कैसे चढ़नी। अब दो देश जब सबसे पहला बेसिक एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में, ट्रेड एग्रीमेंट, उसे कहा जा सकता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या पीटीए। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? मान लीजिए 10 गुड्स हैं, है ना, 10 प्रोडक्ट्स हैं, है ना, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, है ना, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग मान लो, है ना, मैं तो सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। इन 10 गुड्स पे बाकी कंट्रीज के मुकाबले हम आप पे कम टैरिफ लगाएंगे। ये होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें जो लिस्ट बनी थी वो थी पॉजिटिव लिस्ट, यानी मैंने बताया कि ये 10 आइटम्स हैं, इन 10 आइटम्स पे आपकी कंट्री के ऊपर हम कम टैरिफ लगाएंगे एज कंपेयर टू अदर कंट्री। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? एक नेगेटिव लिस्ट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा फ्यूचर में, विच इज वेरी हाईली डिफिकल्ट, बट अगर करता है मान लो, तो उसमें वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को रखेगा जिसपे वो टैरिफ लगाना चाहता है यूएस से आने वाले, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? कुछ आइटम्स को छोड़ के उन आइटम्स की लिस्ट बना दी जाती है, उन आइटम्स को छोड़ के बाकी सारे आइटम्स के ऊपर या तो जीरो बैरियर लगता है या बहुत ही मिनिमम टैक्स लगाया जाता है। इसको कहते हैं एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक नेगेटिव लिस्ट बनती है कि देखिए ये 10 चीजें हैं, इन पे हम टैक्स लगाएंगे, बाकी किसी भी चीज पे हम टैक्स या टैरिफ नहीं लगाएंगे। फिर उसका नेक्स्ट स्टेज होता है सेका या सेपा, जो हम साइन कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक मॉरिशस, कंट्रीज लाइक यूएई के साथ हम ये साइन कर चुके हैं। इसमें गुड्स के अलावा यानी कमोडिटी के अलावा सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती है, आईटी सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, है ना, और लीगल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो गुड्स के साथ साथ जब आप सर्विसेज को इंक्लूड करो, जब आप इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करो, है ना, तो उसको सेका कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। जब आप उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी इंक्लूड करो, यानी पेटेंटिंग भी, एक कंट्री का पेटेंट दूसरे कंट्री में चल सकता है ना, तो उसको आप सेपा कहते हो, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड किया जा सकता है। दैट मींस यू प्रॉमिस दैट इन योर कंट्री आई विल इन्वेस्ट इतने बिलियन डॉलर, आप दूसरी कंट्री को प्रॉमिस करते हो मैं $50 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा। तो सेका या सेपा, जैसे हमने मॉरिशस के साथ साइन किया या हमने यूएई के साथ साइन किया, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। फिर उसके बाद जब आप आगे जाते हो तो यूरोपियन यूनियन स्टाइल चीजें हो सकती हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन इज अ कस्टम्स यूनियन, कहने का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन ईयू मेंबर कंट्रीज जो हैं वो कॉमन एक कस्टम्स टैक्सेशन रेट डिसाइड करती है। अब ईयू के किसी भी मेंबर कंट्री में, ईयू के बाहर से अगर कोई प्रोडक्ट भेजते हो, चाहे वो फ्रांस भेज रहे हो, जर्मनी भेज रहे हो, पोलैंड भेज रहे हो, कहीं पे भी भेज रहे हो, तो सेम ही टैक्स रेट लगेगा। उसको क्या कहते हैं? कस्टम्स यूनियन। फिर उसके बाद वो कॉमन मार्केट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे ईयू इज अ कॉमन मार्केट जहां लेबर और कैपिटल यानी वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बहुत फ्रीली, बिकॉज एक ही किस्म का आपका वीजा, एक ही, है ना, जिसको शेंगेन वीजा बोलते हैं, वो वीजा लगता है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में आपस में घूमने के लिए। एंड लास्टली इट कैन बिकम एन इकोनॉमिक यूनियन, जहां पे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम हो सकती है जैसा कि है, क्योंकि यूरोपियन मॉनेटरी बैंक या सेंट्रल बैंक जैसा होता है, जैसे भारत का आरबीआई है, जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व है, वैसे यूरोपियन यूनियन का भी एक सेंट्रल बैंक है। तो पूरा का पूरा जो आपका ये इंटीग्रेशन की जर्नी है, भारत जैसा देश कभी इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। भारत जैसा देश कभी इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड जाना मतलब अपनी सॉवरेंटी को गंवाना। अब यूएसए के साथ हमारा जब एग्रीमेंट होगा तो हम ये देखेंगे कि क्या मेक्सिको वाले टैरिफ के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्या जल्द ही ये फाइनलाइज होगा, इस साल ये फाइनलाइज होगा, या आपको लगता है कुछ देर इसमें लगेगी। जानने के लिए हम न्यूज पे नजर बना के रखेंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें इंडिया यूएस एफटीए के बारे में।
तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में इंडिया यूएस एफटीए जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।